वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 19 अप्रैल 2022 हैं और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफ़े खुला है, राइट? इट्स ए पुलिस कैफ़े, विल टॉक अबाउट इट। फिर 5G स्पेक्ट्रम को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में है, क्रिप्टोज एंड ए CBDC, सेंट्रल बैंक की जो ये डिजिटल करेंसी है उसके बीच में और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देन श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है तो भारत से मदद मांगी है। भारत शायद और ज़्यादा मदद कर सकता है, लेकिन भारत को एक मैसेज पहुंचाने की भी ज़रूरत है। वो मैसेज क्या है वो समझेंगे। और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यू विल बी सरप्राइज्ड, मीन्स आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड जब मैंने कैलकुलेट किया कि अब तीसरे महीने में ये एंटर करने वाला है, राइट? नियरली 2 महीने जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो 24 अप्रैल है तो इसमें 2 महीने ख़त्म हो जाएंगे और अब थर्ड मंथ स्टार्ट होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो हमें समझनी चाहिए। आने वाले समय में इसकी इम्पेक्ट क्या होगी, पर्टिकुलरली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन। चाय, पुलिस एंड यू, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंड, राइट? एक नई चीज़, इसको कहते हैं बेल आउट कैफ़े। और ये बेल आउट कैफ़े जो है ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है। और पुलिस लाइंस में जो पुलिस पर्सोनल हैं, इसमें महिलाएं और जेंट्स दोनों, राइट? ये पुलिस वाले जो हैं वो इस पर्टिकुलर बेल आउट कैफ़े को चलाएंगे, पुलिस कैफ़े को चलाएंगे। अब इस कैफ़े की क्यों ज़रूरत है, मीन्स वाई? द रीज़न इज़ कि पुलिस की जो इमेज है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। और कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे, इज़न्ट इट, कि पुलिस स्टेशन जाने से लोग डरते हैं या फिर मज़ा नहीं आता है, कहते हैं बहुत सारे लोग। मीन्स कुछ ऐसे एडवोकेट्स ने भी मुझे कहा है, ट्रस्ट मी, एडवोकेट्स ने कहा है कि कोर्ट हैं और पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ पर जाए तो आपको एक नेगेटिव वाइब फील होती है। बट इन सारी जगहों का मीन्स इन सारी जगहों का जन्म इसलिए हुआ है, से पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस सर्विस जो हैं और कोर्ट्स जो हैं, ये तो हमें पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश के जहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, जहाँ पर आपको आपकी रक्षा होगी, राइट? अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो, या फिर हो चुका है तो जिसने गलत किया है तो उसको सज़ा होगी। तो ये तो पॉजिटिव वाइब्स हमें देने चाहिए जेन्यूनली अगर देखा जाए तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। तो ये जो एक बेल आउट कैफ़े स्टार्ट किया है सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इट्स लाइक वहाँ पर आप जा सकते हैं, इट्स लाइक चाय पे चर्चा, पुलिस के साथ आप एक चर्चा वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और ख़ास करके यहाँ पर जो चीज़ें इस कैफ़े में यूज़ की गई हैं, अपसाइकल्ड वेस्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर रिसाइकल करके यूज़ की गई हैं, अपसाइकल करके यूज़ की गई हैं। एंड दिस इंडिकेट्स कि अगर सालों से कोई एक रिश्ता है उसमें अगर दरारें आ चुकी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता जो है वो फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली अगर प्रयास किए जाए तो जो रिलेशन है उसको फिर से आप रिस्टोर या फिर रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुलिस और सिटीज़न के बीच में, जिसको कहते हैं कॉप सिटीज़न रिलेशनशिप। तो एक लंबे समय से ये एक बहुत ज़्यादा दरारें, आई वुड से एक वैली इसमें हो चुकी है, राइट? एक खाई है, एक तरफ है पुलिस, एक तरफ है सिटीजन्स। तो ये कैफ़े जो है इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एंड आई विश अगर मेरे स्टेट में होता तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर जाने का एक बार तो डेफिनेटली जाता और वहाँ पर देखता कि क्या सिर्फ किताबों पर ये कैफ़े है या फिर जनरली वहाँ पर कोई एक नए बदलाव की शुरुआत हो रही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर वाईफाई नहीं होगा एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स बहुत ही अच्छा डिसीजन। इट इंडिकेट, मीन्स आप पूरा इसको देखिए, ये बेल आउट कैफ़े को, कितनी छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर एक मेटिकुलसली, राइट, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। वाईफाई क्यों नहीं रखा है? द रीज़न इज़, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है,
दोस्तों के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ हम घूमने जाते हैं, व्हेन आई से घूमना आई मीन टू से लेट्स से आप डिनर के लिए गए या फिर कहीं पर गए, तो कुछ देर के बाद यू विल फाइंड कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बिजी हो गया, फिर दूसरे व्यक्ति ने भी यह किया, और कुछ देर के बाद यू विल फाइंड कि सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, लेकिन हर कोई अपने अपने मोबाइल में है। तो जब हम हमारे मोबाइल स्क्रीन में होते हैं तो व्हाट हैपेंस इज बातचीत जो है, कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाती। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए वाईफाई और ये सारी चीज़ें नहीं दी गई है। और जिस किसी ऑफिसर ने इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टार्ट किया है या फिर इसका एक आइडिया दिया है, हैट्स ऑफ। एंड आई एम श्योर पूरी टीम होगी इसमें, बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी ने तो कहा होगा कि यहाँ पर वाईफाई नहीं रखना चाहिए एक्सेट्रा। तो दिस आर गुड साइंस, और ये मानना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है कि इमेज प्रॉब्लम है, पुलिस की इमेज जो है वो अच्छी नहीं है। इस चीज़ को मानना जो है, दिस इज़ ए मेजर स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाता है जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। नंबर वन इज़ आइडेंटिफिकेशन, आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत करते। कल मैंने एक शॉर्ट्स भी लॉन्च किया था, उसमें कहा था मैंने कि अगर आप में से एक फेमस ऑथर का कोट है, एक फेमस व्यक्ति का कोट है, नॉट ऑथर, एक व्यक्ति का कोट है, और वो कहते हैं उस कोट में ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करने की अगर हिम्मत है आपके अंदर, अगर आपके अंदर वो साहस है, तो आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने एटलीस्ट उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया। सो सेम थिंग गोज हियर एज वेल कि अगर पुलिस, चलिए सहारनपुर या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये एक चीज़ को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि अब चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। अब हमें कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना चाहिए। आई एम श्योर दूसरे राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स को भी इस प्रकार के कुछ कैफ़ेज़ के बारे में सोचना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन बिल्डअप हो, और अगर कम्युनिकेशन होगी तो बाकी के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, जियो सावन, गाना, गूगल पॉडकास्ट, अमेजोन म्यूजिक, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे म्यूजिक और पॉडकास्ट के ऐप्स हैं जिस पर अवेलेबल है। डू चेक इट आउट विदाउट फेल। द राइट प्राइस, द हिंदू का ये आर्टिकल है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI, ट्राई ने हाल ही में ये प्रपोजल दिया है कि जो स्पेक्ट्रम है जिसका ऑक्शन होने वाला है, स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है 5G स्पेक्ट्रम की प्राइस में 35 से 40% जितना डिस्काउंट या फिर इतना कट जो है वो सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। जो रिजर्व प्राइस है उसके ऊपर 35 to 40% डिस्काउंट की बात प्रपोजल ट्राई ने रखा है। अब इंडस्ट्री को अगर आप देखें, टेलीकॉस जिसको हम कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, तो टेलीकॉस जो हैं वो चीज़ों से नाराज़ हैं। क्यों पता है? क्योंकि इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि जो स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे वो 20 सालों के लिए दिए जाते थे पहले, तो उसको एक्स्ट्रा करके उसकी टेन्योर को एक्सपांड करके 30 ईयर्स कर दिया था। ये गवर्नमेंट ने एक स्टेप अपने तरफ से उठाया था, और ऑफ कोर्स टेलीकॉस ने कई बार बताया था सरकार को कि जो स्पेक्ट्रम हम खरीदते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ TRAI जो है इसका रिकमेंडेशन जो है नवंबर की बात है, DOT के बारे में, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उसने भी कहा था कि ये जो स्पेक्ट्रम है जो बेचने की कोशिश की थी इससे पहले, तो सिर्फ 37% ही हम बेच पाए हैं, बाकी के जो हैं वो हम बेच नहीं पाए। और अब सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि जब वो ऑक्शन करे तो बहुत सारी कंपनीज इसमें पार्ट लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो है वो बेच सके, ताकि 5G जो है उसको जल्द से जल्द हम रोल आउट कर सके हमारे देश में। एंड वी ऑल नो कि 5G जो है वो अपने आप में नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। जब 4G की हमारे देश में शुरुआत हुई, और 4G जब से पर्टिकुलरली 2016 से अगर आप देखें, जब से जियो ने एंट्री मारी है, उससे पहले भी 4G था, लेकिन जियो ने जब से एंट्री मारी और डेटा की प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो गई। पहले एक महीने में हम 1 GB यूज़ करते थे,
जियो के आने के बाद एक दिन में लोग 1 GB यूज़ करने लगे और कुछ एवरेज निकलती है कि हमारे देश में पर पर्सन जो है वो कुछ 17 GB या फिर 17 से 20 GB पर मंथ हम कंज्यूम करते हैं। तो इतने सालों के अंदर, ये 2016 से लेकर अभी देखें तो कितने 6 साल हुए, तो 6 सालों के अंदर क्या क्या रेवोल्यूशंस हमारे देश में नहीं आए, राइट। 4G के आने के बाद बहुत बड़े रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिले। तो जब 5G आएगा तो इससे भी ज़्यादा रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिलेंगे। एक नए जोन में हम एंटर कर रहे हैं और उसी के पहले ज़माना जो है वो बदलने में बहुत लंबा वक्त लगता था। अब 6-7 सालों के अंदर, एक दशक के अंदर चीज़ें जो हैं वो ऑल टुगेदर चेंज होती जा रही हैं। तो सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द हम 5G को स्टार्ट करें। तो सरकार को ऑलरेडी पता है कि इससे पहले का जो ऑक्शन था उसमें 37% स्पेक्ट्रम ही वो बेच पाई है, बाकी के स्पेक्ट्रम्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ऑक्शन में कुछ इश्यू है, कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो राइट नहीं है और इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। An auction would ensure that the resource being offered is actually bid for and utilized only if the price is viable for the industry. And this is right कि अगर जो प्राइस में आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर लेट्स से जियो या फिर VI जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए जाएगी तो एक राइट प्राइस पर उनको अगर मिलेगा तभी वो खरीदेगी ना। अगर उनको पता चलेगा कि इतने महंगे स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद आपको दूसरे भी इन्वेस्टमेंट करने हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपको इतने सारे पैसे कंज्यूमर से नहीं मिल रहे, पर पर्सन अगर आपको लेट्स से 10 रुपये ही मिल रहा है एक महीने में, तो फिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है। तो उनको भी अगर प्रॉफिट नज़र आएगा तब जाकर वो करेंगे। तो सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और इंडियन टेलीकॉज का एक पॉइंट भी है, उनका कहना यह है कि अगर वो पूरे देश में फुल कंट्री को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के माध्यम से, से इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन टू से दिस टेलीकॉज का इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अगर वो कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ वहाँ पर टावर्स खड़े कर देंगे उससे नहीं होगा, आपको सिग्नल्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कंटिन्यूस एक प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉस्टली है और अभी उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इतना सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सके। और ऊपर से एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो दुनिया में सबसे कम है और स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वैसे ऐसे दुनिया में आई मीन टू से कि दूसरे जो देशों के साथ कंपेयर करें तो जो अच्छे अच्छे देश हैं, राइट, उनके साथ अगर हम कंपेयर करें स्पेक्ट्रम की प्राइस, तो हमारे देश में स्पेक्ट्रम की प्राइस काफ़ी ज़्यादा, ऐसा टेलीकॉज की एक कंप्लेन है। तो इफ़ यू वांट टू रोल आउट 5G टेलीकॉम सर्विसेज एज क्विकली एज पॉसिबल, तो यहाँ पर सरकार को, ट्राई को, DOT को मिलकर और इनफैक्ट ऑफ कोर्स टेलीकॉज के साथ मिलकर प्राइस के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है अगर इसमें हम पीछे रह गए, राइट, तो बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज के डिजिटल ज़माने में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो उसका प्लेटफॉर्म एटलीस्ट आपके देश के पास होना चाहिए इफ़ यू वांट टू फ्लाई हाई इन द स्काई। क्रिप्टोज एंड ए CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, द हिंदू का ये आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब क्रिप्टो करेंसी जो है उसको, या फिर क्रिप्टो एसेट आप कह सकते हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ही यूज़ करूँगा, ठीक है शब्द। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस अलग अलग क्रिप्टो। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको डिस्करेज करने के लिए, देखिए बैन शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, डिस्करेज करने के लिए, इसका कम से कम इस्तेमाल हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर टैक्सेशन ऐड कर दिया। कितना टैक्स ऐड किया है बताइए कमेंट सेक्शन में। जो प्रॉफिट होगा बिटकॉइन या फिर दूसरे क्रिप्टो करेंसी में, आपका अगर प्रॉफिट होगा, डिजिटल एसेट में अगर आपका प्रॉफिट होगा, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और कैपिटल गेन प्रोविजन टैक्सेशन, TDS ऐड कर दिया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1%। तो ये सारी चीज़ें करने से सरकार क्या चाहती है कि इसका यूसेज जो है वो कम से कम हो जाए। कल के फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हमने ये भी देखा कि कैसे अब लोग जो हैं इस चीज़ों को बाईपास करके एक नए तरीके से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं। रशिया जो है, रशिया के बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिप्टो के माध्यम से
ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ताकि वो सैंक्शन से अपने आप को बचा सके। और यूक्रेन जो है वो क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो इस युद्ध में मीन्स जो रशिया के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है, तो इसके फंड्स जो हैं उनको क्रिप्टो में मिल रहे हैं ताकि कोई भी देश जो है वो ओपनली यूक्रेन को अगर सपोर्ट करना नहीं मीन्स करना चाहता है और ओपनली करेगा तो रशिया नाराज़ हो जाएगा, लेकिन एक कवर में पैसे देने और पता ना चले इस तरह से अगर कोई मदद करना चाहता है तो क्रिप्टो इज़ ए वे, और यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर भी रहा है। आरबीआई के गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आरबीआई के गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल किया, और करेंसी जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग इजंट इट, क्योंकि करेंसी का मतलब है कि आप उसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शंस के लिए कर रहे हैं। तो एनीवे आरबीआई के गवर्नर साहब को जो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन आई थिंक इट वुड मीन्स अब सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मीन्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करी है, अब सरकार कह रही है क्रिप्टो डिजिटल एसेट। एनीवे ये एक छोटी सी चीज़ थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। नंबर 1, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आर ए बिग थ्रेट टू आवर फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यस दिस इज़ राइट, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि एक देश जो है तो उसकी इकोनॉमी में लेट्स से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कुछ स्टेप्स उठाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगी, अगर ग्रोथ चाहिए तो मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ी लूज़ करेगी, जो भी चीज़ है। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट इमेजिन के रुपीज़ के साथ साथ बिटकॉइन भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलने लगा, तो फिर सरकार या फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी स्टेप्स उठाएगी वो सिर्फ रुपी से ही लिमिटेड होगा, बाकी की चीज़ों पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ग्रोथ और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ से चला जाएगा। इट्स लाइक एक शिप जो है उसका एक कैप्टन है तो दैट्स ए गुड थिंग, लेकिन 3-4 कैप्टन हैं या फिर एक से ज़्यादा कैप्टन हैं तो इश्यूज होंगे क्रिएट। सेम थिंग विल हैपन विथ अवर इकोनॉमी या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी के साथ ये हो सकता है। नंबर 2, these cryptocurrencies have no underlying asset, not even a tulip. A tulip is a flower. Tulip mania के बारे में कभी हम बात करेंगे, what it was all about. काफ़ी इंटरेस्टिंग है tulip mania. It's about Holland. मैं बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, डोंट वरी। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज जो हैं तो इसका कोई एसेट नहीं, मीन्स एक कंपनी ने इसको बना लिया, डिजिटल फॉर्म में है, राइट, तो कोई बैकअप नहीं है। कल वो कंपनी बंद हो जाए तो आपके जो भी पैसे आपने लगाए, क्योंकि आपने तो डॉलर्स या फिर रुपीस देकर ये क्रिप्टोस खरीदे हैं, राइट, आपने लेजिट फिएट करेंसी देकर ये क्रिप्टोस खरीदे हैं, तो अगर ये क्रिप्टो करेंसी की कंपनी बंद हो जाए ऑन द स्पॉट, जस्ट इमेजिन, तो आपके पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये फिएट है, फिएट यानी कि सरकार के द्वारा इसको एक सॉवरिन देश जो है उसकी सॉवरिन सरकार जो है वो इसको सपोर्ट करती है या फिर उसकी एक गारंटी है, तो इसकी वजह से ये थोड़े नहीं कंप्लीटली लेजिट हो जाते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा है सरकार को कि क्या क्रिप्टोस जो है वो लीगल हैं या इलीगल हैं। अब इलीगल तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसलिए पूछा है कि क्या इसको अलाउ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अभी भी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो सरकार ने नहीं दी है, लेकिन एक इशारा सरकार ने ज़रूर कर दिया है कि इसका करेंसी के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं होगा। आप उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ें खरीदेंगे, चीज़ें बेचेंगे, तो ये तो ऑफिशियली अलाउड तो नहीं होगा। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होने भी लगा है कि लोग जो हैं वो बिटकॉइन देकर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ केसेस भी हमारे देश में देखने को मिले हैं और हो भी सकता है ऐसा, राइट, किसी भी देश में ऐसा हो सकता है। तो वी कैन से कि द जिनी इज़ आउट ऑफ द लैम्प, यानी कि अब ये बॉटल के बाहर जिनी निकल चुका है। ये प्रॉब्लम जो है अब वो ये प्रॉब्लम तो है ही, ये चैलेंज तो अब है ही। क्रिप्टोज विच ऑपरेट वाया द नेट कैन बी बैंड ओनली इफ ऑल द नेशंस कम टुगेदर। अगर दुनिया के सभी देश मिलकर अगर कोशिश करें या फिर सभी देश मिल जाए तो क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है, लेकिन टैक्स हेवंस जो हैं वो इनको कभी भी बैन नहीं करेंगे। तो अगर ग्लोबल एग्रीमेंट भी हो गया तो टैक्स हेवंस इसका इस्तेमाल करते ही रहेंगे, तो ये हमेशा अब रहने ही वाला है। और क्रिप्टो करेंसीज में देखिए या फिर क्रिप्टोस में देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है ये $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ये कितना है पता है? जितना ग्लोबल गोल्ड में गोल्ड की जितनी वैल्यू है ग्लोबली हेल्ड गोल्ड की, उससे भी ज़्यादा आज क्रिप्टो में लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब
सीबीडीसी जो हैं ये आरबीआई का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। द रीज़न इज़ कि देखिए, अगर सीबीडीसी है, अगर सरकार ने, आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी इश्यू की, तो इस करेंसी का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे, लेट्स से 10 रुपये की नोट डिजिटल एक सीबीडीसी आप यूज़ कर रहे हैं, 10 रुपये या फिर लेट्स से 10,000, जो भी आपको अमाउंट लेनी है, तो ये आप किसी को देंगे तो आरबीआई को उसको अप्रूव करना पड़ेगा ना। जो फिजिकल नोट्स होती हैं उसमें अप्रूवल नहीं देना पड़ता। फिजिकल करेंसी में क्या होता है, एक बार वो पैसे प्रिंट कर लिए, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एक ट्रांजैक्शन में आपके पास नहीं आएगी कि हाँ नहीं नहीं ये नोट जो हैं ये बराबर हैं, ये लेजिट हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसने नोट पर लिख दिया कि हम गारंटी देते हैं कि ये 10 रुपये की नोट है, ये 1,000 रुपये हैं, इसके 2,000 रुपये की वैल्यू जो भी है। लेकिन यहाँ पर आपको आरबीआई का एक प्रकार से अप्रूवल जो है वो हमेशा वो लेते रहना पड़ेगा, और सारी चीज़ों के ऊपर इस प्रकार का मीन्स कितने सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ हो सकते हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शन का अप्रूवल जो है वो लेना नियरली इम्पॉसिबल जैसा है, इज़न्ट इट? करेंसी डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम स्टेट बैकिंग। डेफिनेटली कोई करेंसी जो होती है उसमें सरकार का एक बैकअप होता है, सरकार का एक सपोर्ट होता है, उसकी वजह से करेंसी जो है उसकी वैल्यू होती है। पेंटिंग्स, कभी आपने सोचा होगा, आई एम श्योर, कि इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स जो हैं वो ये बड़े बड़े बिजनेस या फिर जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो पेंटिंग्स में पैसे क्यों, एक प्रकार से उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर ली है। पेंटिंग की वैसे आपको पसंद आए ना आए, लेकिन अगर उसकी एक हाइप हो गई और पता चला कि ये पेंटिंग जो है इसकी कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी है, तो ये वो ले लेते हैं और एक प्रकार का उनका इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाता है, और जितनी पुरानी वो पेंटिंग होती जाती है तो वैल्यू उसकी उतनी ही बढ़ती जाती है, बशर्त है कि वो ओरिजिनल पेंटिंग हो। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो सेम क्रिप्टोज के साथ भी ऐसा हुआ है कि एक हाइप हो गया इसका, और हाइप की वजह से अब क्रिप्टो की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। और बिटकॉइन जो है, अब उसके कुछ 21 मिलियन ही बिटकॉइंस जो हैं वो इश्यू किए गए हैं, और अगर नए आपको चाहिए तो माइनिंग करना पड़ता है, और माइनिंग के लिए जो खर्च होता है, एनर्जी जो चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो माइनिंग का खर्च जो है वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग जो है, हाइप हो गया कि लोग जो हैं वो इसके पीछे भाग रहे हैं, उनको चाहिए ही है, जैसे पेंटिंग के पीछे होता है वैसे ही बिटकॉइन के पीछे। बट एनीवे, इसका करेंसी के तौर पर इस्तेमाल रोकना या फिर इसके ऊपर कंप्लीट एक बैन लगाना जो है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। ये टफ कंपटीशन देंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रलाइज्ड सीबीडीसी जो है, तो आपको हर बार इसको वैलिडेट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। बट सो फार ऐसा नहीं है कि सीबीडीसी के आने से बाकी की जो क्रिप्टोज है वो बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि ब्लैक मनी के लिए, टैक्स को बचाने के लिए, कुछ इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस करने के लिए, चाहे टेररिज्म के लिए हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो, चाहे जैसे यूक्रेन जैसा देश को सपोर्ट करने के लिए हो, या फिर सैंक्शन से बचने के लिए हो, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है वो होता ही रहेगा। राइट, ऐसा नहीं है कि ताउम्र होता रहेगा, शायद कोई नई चीज़ आज से 3-4 साल 5 साल 10 साल के बाद आए और इसको भी रिप्लेस कर दे, लेकिन फ़िलहाल तो ये हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लॉकचेन पर हैं, और ब्लॉकचेन को सरकार जो है वो रोक नहीं सकती। इज़न्ट इट? रोकना भी चाहे तो अगेन सेम प्रॉब्लम है कि दुनिया की सारी सरकारें मिलकर अगर करे तो रोक पाएंगी, लेकिन टैक्स हेवन्स जो हैं वो फिर से इसको तो यूज़ करेंगे ही, तो इसका कोई सॉल्यूशन मुझे तो नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा है। ए टाइम टू हेल्प, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। श्रीलंका की डिस्कशन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF के साथ अरे बड़े हफ्ते में स्टार्ट होने वाली है, और दिल्ली जो है, हमारा देश जो है वो श्रीलंका की और ज़्यादा डेफिनेटली मदद कर सकता है। जनवरी से अभी तक अगर हम देखें तो हमने $2.4 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि एक प्रकार से आपने सपोर्ट दिया है। अगेन आई वुड लाइक टू यूज़ अ लोकल एग्जाम्पल, जैसे कोई किराने की दुकान है जो हमारे घर के एरिया में होती है, तो हर एक फैमिली के लिए वो जो स्टोर ओनर हैं, जो शॉपकीपर हैं, वो अलग अलग क्रेडिट प्रोवाइड करता है। किसी के लिए 500 रुपीज़ की ही लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा, और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए 50,000 रुपीज़ तक का सामान जो है वो किराने वाला जो है वो आपको देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति से पैसे वापस आ जाएंगे। तो हर एक की जो लिमिट है वो अलग है।
तो ये है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि फॉर्मली इनफॉर्मली किराने की स्टोर की बात करें तो इनफॉर्मली ऐसा है, उनको मीन्स आपको पता रहेगा कि 10,000 तक यहाँ तक इस दुकान में 10,000 रुपये तक का सामान अगर मैं ख़रीदूँ राइट उधार में, तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो 2.4 बिलियन की जो एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसका मतलब यह है कि इतने रुपए का या फिर इतने डॉलर्स का सामान जो है वो उधार में श्रीलंका हमसे ले सकता है। तो इसमें फ्यूल जो है 500 मिलियन डॉलर की फ्यूल की लाइन भी इसमें है, फ्यूल की लाइन ऑफ क्रेडिट है। और फूड आइटम्स और दूसरी एसेंशियल आइटम्स जो है उसमें 1 बिलियन डॉलर की एलओसी दी गई थी। और मई महीने में ये 2.4 बिलियन डॉलर की जो टोटल एक एलओसी है ये ख़त्म हो जाएगी। और ये जो देश है श्रीलंका, उसको सरवाइव करने के लिए मीन्स आने वाले कुछ महीनों के लिए उनको 3 से 4 बिलियन डॉलर की आवश्यकता रहेगी। जो भी चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं और जो भी खर्च है उसको चलाने के लिए 3 से 4 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है। आईएमएफ के साथ जो डिस्कशन अभी स्टार्ट होगी और फुल फ्लेज सारी चीज़ें जब फाइनलाइज होगी तो उसको 6 से लेकर 8 महीने का वक्त लग सकता है। तो बाकी का ये जो गैप है, इस गैप में अगर भारत थोड़ी मदद करे श्रीलंका की, तो श्रीलंका के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी ये, नो डाउट अबाउट इट। कोलंबो ने एक रिक्वेस्ट की है कि और 2 बिलियन डॉलर का पैकेज जो है वो दिया जाए, और इसके साथ जो पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देने हैं तो वो पेमेंट जो है वो थोड़ा डिले करवा दिया जाए, क्योंकि अभी तो ऑफ कोर्स श्रीलंका के पास वो पैसे नहीं हैं कि वो हमें पैसे या फिर आरबीआई को पैसे दे सकें। अब भारत के पास फूड का काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जैसे कि हम उनको राइस, व्हीट फ्लोर, मिल्क, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो श्रीलंका में शॉर्टेज चल रही है इन सारी चीज़ों की, तो वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा माइल जो है वो भारत को यहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका की सिचुएशन जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसकी शुरुआत हुई जब राजपक्षे ब्रदर्स जो हैं वो जब पावर में आए, तो उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिना सोचे समझे, बहुत सारे एडवाइज़र्स ने भी कहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स काम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी चीज़ों को अच्छा दिखाने के लिए या फिर एक ग्रांड तरीके से श्रीलंका को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी सरकार को और अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर्ज लेकर स्टार्ट किए। और फिर पता चला कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है। फिर इल एडवाइज्ड टैक्स कट्स, जो टैक्स कुछ चीज़ों में आपने राहत दे दी, ये सारी चीज़ें की, तो इससे हुआ ये कि जो सरकार का रेवेन्यू है, सरकार की जो इनकम है वो ड्रॉप हो गई। और जो एसेंशियल आइटम्स हैं इनके इंपोर्ट को वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए या फिर अपने देश में वो चीज़ों को पैदा नहीं कर पाए। सरप्राइज करूं आपको, यू वोंट बिलीव बट श्रीलंका जो है वो फिश भी इंपोर्ट करता है। एक आइलैंड नेशन है और ये देश फिश इंपोर्ट करता है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना मिसमैनेजमेंट वहाँ पर चल रहा होगा। और आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो राजपक्षा फैमिली जो है उसको क्लियर एक सिग्नल मिल चुका है फ्रॉम पब्लिक के अब उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब उनको पावर में से जाना ही पड़ेगा। उनके कार्यकाल में उन्होंने चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप डेवलप किए, पावर जो है वो अपने हाथों में ज़्यादा ले लिया, नेपोटिज़म काफ़ी चल रहा था। और जो वहाँ की मेजोरिटी है सिन्हाला बुद्धिस्ट मेजोरिटी, तो उनका नरेटिव ही चलता था, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट्स और ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो भारत मदद कर रहा है, तो हमें एक मैसेज जो है वो क्लियरली देने की आवश्यकता है कि ये मदद जो है वो हम देश की कर रहे हैं, हम श्रीलंका की कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम श्रीलंका के लोगों की मदद कर रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली राजपक्षे ब्रदर्स की तो मदद हम नहीं कर रहे हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए इस चीज़ को प्रूव करें कि ये हम जियोपॉलिटिकल लेंस से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। हाँ, जियोपॉलिटिकल एंगल है इसका, लेकिन हमारा जो जेन्युइन कंसर्न है वो हम ये है कि हम चाहते हैं कि श्रीलंका के लोग जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, उनका जीवन बैक टू नॉर्मल हो जाए। और किसी भी एथनिसिटी या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश भारत नहीं कर रहा है। भारत एक देश को, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को मदद करने की कोशिश कर रहा है, और उसको लेकर जो भी चीज़ भारत कर सकता है वो कर रहा है। ये एक मैसेज भी क्लियरली हमें देने की ज़रूरत है, इज़न्ट इट?
सोल्डरिंग ऑन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है अभी ये 3rd महीने में एंटर कर जाएगा, और बहुत सारे देश जो हैं वो इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट के पार्ट बनते जा रहे हैं, और पूरी दुनिया पर इसकी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिली। फ्यूल की प्राइसेस दुनिया के सभी देशों में इंक्रीज़ हो गई, और कॉमोडिटी की प्राइसेस, चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों की प्राइसेस, लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, कंटेनर की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, इंश्योरेंस जो लिया जाता है वो इंक्रीज़ हो गया कंटेनर का, और आपके शिपमेंट का इंश्योरेंस जो होता है उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई। और ये जो अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, कब ये युद्ध खत्म होगा, तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल डिमांड जो है वो भी ड्रॉप हो रही है। और अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, और अगर करते हैं तो आपको पता है दोस्तों कि हाल ही में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक ग्लोबल आंकड़ा दिया था कि ग्रोथ जो है वो थोड़ा ड्रॉप होगा, उसका एक नया फोरकास्ट आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका एक फोरकास्ट है कि आने वाले समय में फ्यूल की प्राइस जो है वो $100 पर बैरल से थोड़ी नीचे आ जाएगी, उसके आसपास ही रहेगी। फ्यूल की प्राइस जो है वो एक पीक तक पहुंच गई थी, अब फिर से उसमें ड्रॉप, और अब स्टेबल हो जाएगी बेसिकली, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। लेकिन फिर भी जो हमने बजट में एजम्पशन रखा था उससे 30% ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन के ऊपर तो इसकी इम्पैक्ट होने ही वाली है। द रिसेंट प्राइस ट्रेंड सजेस्ट्स आरबीआईज रिवाइज्ड एजम्पशन इज वेल फाउंडेड। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिवाइज्ड एजम्पशन किया है इसका, ये फ्यूल की प्राइस का, तो ये बराबर लग रहा है। फूड की प्राइस जो है, खास करके वेजिटेबल्स और एडिबल ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। बाकी मॉनसून के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि नॉर्मल मॉनसून होने वाली हैं, और क्रॉप्स की बात करें तो सीरियल्स, वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स की प्राइस ऑफकोर्स जैसे कि लेमन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है फ़िलहाल, लेकिन सीरियल्स और दूसरे वेजिटेबल्स जो हैं उसकी क्वांटिटी काफ़ी सफिशिएंट है। प्रॉब्लम जो है दैट इज़ एडिबल ऑयल, और ग्लोबल ये जो इश्यूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन रशिया एंड यूक्रेन, तो इसकी इम्पैक्ट एडिबल ऑयल के ऊपर तो डेफिनेटली होगी, और एडिबल ऑयल भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो इसकी एक पिंच जो है वो हमें फील होगी। रही बात इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले कुछ महीनों के लिए 6% से ज़्यादा है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6% के आसपास या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, तो आरबीआई की जो लिमिट है उससे ज़्यादा रहेगा। तो अब आरबीआई जो है वो नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी का जो एक बाई मंथली रिव्यू होगा, तो उसमें आरबीआई जो है वो अपना ये रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज़ कर सकती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी फोरकास्ट कट किया, 7.2 कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब ग्रोथ को नहीं, अब इन्फ्लेशन को ज़्यादा टारगेट करेगी, तो टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी फॉलो करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो ग्रोथ पर डेफिनेटली हमें देखने, मीन्स कि ग्रोथ जो है वो थोड़ा और ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि लोन्स और सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएगी, और पैसों का फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये करना पड़ता है, बट इट विल इम्पैक्ट ग्रोथ फॉर श्योर। और अच्छी बात ये भी हुई सरकार के लिए कि इन्फ्लेशन की वजह से टैक्स का रेवेन्यू भी ज़्यादा आया, जो सरकार ने पैसे कलेक्ट किए टैक्स रेवेन्यू में, तो जो बजट का टारगेट था उससे भी ज़्यादा है, 27 लाख करोड़ रुपीज़, और हमारे जीडीपी का कुछ 11.7% जितना टैक्स में कलेक्शन हुआ, इतने पैसे मिले जीडीपी के 11.7% जितने। तो ये 2 दशकों को देखें तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो सरकार ने अचीव किया है। अब सरकार जो है वो ये फ्यूल की प्राइस में कुछ कुशन प्रोवाइड अगर करें तो कुछ हो सकता है, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी की जहाँ तक बात है, अब बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो भी वो कर सकती थी उसने कर लिया है। अब बॉल जो है वो सरकार की कोर्ट में है, यानी कि अब सरकार फिस्कल मेजर्स कुछ उठाए, फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल मेजर्स कुछ उठाए, जैसे कि फ्यूल की प्राइस को थोड़ा कम कर दे, जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स, टैक्स को कम कर दे, ऐसे कुछ स्टेप्स अगर सरकार उठाती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है उसको थोड़ा बूस्ट कर दे, ज़्यादा फटाफट इसको इम्प्लीमेंट कर दे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करे, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स मार्केट में जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन में, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक एरोप्लेन जो है उसके दोनों इंजन्स एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट एक इंजन है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक इंजन है, तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट वाला इंजन स्टार्ट करना है। अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाएगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स
भी इकोनॉमी में पार्ट लेंगे और फिर प्लेन जो है वो उड़ सकता है एक अच्छी स्पीड से, राइट। एंड व्हेन आई से प्लेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री, व्हेन आई से स्पीड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। तो आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में रशिया ने किस देश के प्राइम मिनिस्टर और टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगा, मीन्स एक प्रकार से बैन लगाया है, क्योंकि इस देश ने रशिया पर सैंक्शंस लगाया है। तो कौन सा वो देश है बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑलरेडी एक प्रश्न मैंने आपको पूछा, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे क्यूरियस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।